लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि यूनिवर्सिटी विट्स, ठीक है। यूनिवर्सिटी विट्स में 7 नाम मैंने बताया जो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रीन, पीले, लिली, एंड ये स्पेलिंग गलत है, ठीक है। किड, नैश, लॉज एंड मार्लो, ठीक है। ये जो है 7 राइटर्स आपके, इनके नाम जो है अक्सर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट। दूसरा, टर्म का क्वाइनिस कौन है, वो है जॉर्ज सेंट्सबरी, ठीक है। इतना जो है यूनिवर्सिटी विट्स के विषय में। देयर आफ्टर हम लोग बाकी की यूनिवर्सिटी विट्स को डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिस्टोफर मार्लो को, ठीक है। क्योंकि मार्लो जो है फादर फिगर है। दूसरी चीज, इसकी एक कंट्रोवर्सी है, शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर मार्लो कंट्रोवर्सी, या फिर शेक्सपियर मार्लो कंट्रोवर्सी। माना यह जाता है कि मार्लो ही शेक्सपियर है, शेक्सपियर ही मार्लो है, ठीक है। इसके बहुत सारे एविडेंसेस हैं, जैसे दोनों के सिग्नेचर्स में कुछ प्रेशर पॉइंट्स हैं वो सिमिलर हैं, ठीक है। जो अवेलेबल फोटोज हैं उनमें काफी सिमिलरिटी है, ठीक है। कुछ जो टाइम है, मतलब विलियम शेक्सपियर का, उसके विषय में नहीं पता चलता है कि वो कहाँ पर थे। और क्रिस्टोफर मार्लो का भी काफी कुछ चीजें मिस्टीरियस है, ठीक है। और जो प्ले है, राइटिंग स्टाइल है, जैसे मार्लो की जो राइटिंग स्टाइल है, बैराबास का जो कैरेक्टर है और शाइलाक का जो कैरेक्टर है विलियम शेक्सपियर का, दोनों की सिमिलरिटीज जो है एक जैसी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये विलियम शेक्सपियर और मार्लो का जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक थियरी है, ये भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज आपको याद रखना चाहिए कि मार्लो स्पाई भी था, ठीक है। बात समझे कि नहीं, ये स्पाई था। अच्छा, एक चीज और पूछा जाए कि कौन जो है इन यूनिवर्सिटी विट्स में यूनिवर्सिटी नहीं गया था, तो वो किड था, ठीक है। अगर ये पूछ लिया जाए कि कौन नहीं है इनमें से जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नहीं है, वो किड है, फिर भी उसको यूनिवर्सिटी विट्स में शामिल करते हैं। क्लियर? अच्छा, ये ब्लैंक वर्स में लिखता था, ठीक है। ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स, इसको क्या कहा जाता था, माइटी लाइन। माइटी लाइन कहा किसने था, बेन जॉनसन ने, ठीक है। बेन जॉनसन ने मार्लो के ब्लैंक वर्स को मार्लोज माइटी लाइंस कहा था, ठीक है। और डेथ जो है इसकी बहुत कम समय में हो जाती है। रीजन है कि ये फ्रेंड्स में जो है झगड़ा होता है, और जो जानकारी मिलती है उसके अकॉर्डिंग ये है, इसका एक फ्रेंड था इनग्रैम फ्रिंजर, उसने जो है चाकू स्टैब किया था, जिससे इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। एंड इनके वर्क्स की बात करें तो वर्क्स जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। वर्क्स में पहला आप लिखिएगा टैमरलेन द ग्रेट, द ग्रेट। ये जो है एक टैमरलेन की स्टोरी है, तैमूर लंग की, जो कि एक सेफर्ड है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सेफर्ड है और वो यहाँ पर डेवलप करता है। और स्टोरी 2 पार्ट में है। सेकेंड पार्ट में क्या करता है, ये अपने बेटे को खुद मार देता है, बिकॉज कि वो एक कावर्ड है, ठीक है। और ये एम्बिशियस है। और मार्लो के सारे प्लेस जो है वो मैकियावेलियन हीरो से भरे हुए, मींस कि चाहे टैमरलेन द ग्रेट हो, डॉक्टर फास्टस हो, बैराबास हो, सभी में जो है मैकियावेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं। बट आपसे ये पूछा जाए कि किसमें जो है, किस प्ले में मैकियावेली एज कैरेक्टर अपीयर होता है, तो याद रखिएगा कि जो मैकियावेली का कैरेक्टर है वो ज्यू ऑफ माल्टा में आता है। कौन सा वर्क है दूसरा, ज्यू ऑफ माल्टा, ठीक है। तो इसमें जो है जो कोरस है वो मैकियावेली है, ठीक है। और ज्यू ऑफ माल्टा वैसे सभी में है मैकियावेलियन हीरो, लेकिन मैकियावेली जो है एज कैरेक्टर ज्यू ऑफ माल्टा में आता है, ठीक है। ज्यू ऑफ माल्टा यहाँ पर कौन है, उसका नाम है बैराबास, और उसके पास इतना धन है जितना कि वहां की गवर्नमेंट के पास नहीं, ठीक है। एक तीसरा जो वर्क है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। थर्ड वन सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, वो है ट्रेजेडी ऑफ
डॉक्टर फास्टस, या सिर्फ आप सिंपली लिखिए डॉक्टर फास्टस, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके अलावा डीडो, क्वीन ऑफ कार्थेज, ठीक है, एंड मेसाकर ऑफ पेरिस, ये दोनों वर्क्स हैं बट इनकम्प्लीट वर्क्स हैं, पूरे के पूरे मार्लोन ने नहीं लिखे। ये 3 वर्क्स आप जो है इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे। डॉक्टर फास्टस को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। अब इनके विषय में 2-4 बातें मैं ऐसे बता देता हूं आपको बिना लिखे हुए। जैसे टैमरलेन के विषय में मैंने बताया कि एक सेफर्ड था और वो अपने एम्बिशन के लिए, एम्बिशन उसका क्या है, उसका एम्बिशन है वर्ल्ड को कॉन्कर करना। क्या एम्बिशन है? पूरी दुनिया को जीतना, और वो इस एम्बिशन में आगे बढ़ता है। लास्ट में एंड में अपने बेटे को मार देता है बिकॉज ही इज कवर्ड। उसको जो है, उसके बेटे को वार में इंटरेस्ट नहीं है। वो वार में जाता है, अपनी सारी विक्ट्रीज अपने बेटे के नाम करता है कि इसको किसी तरह से थोड़ा सा करे जाए, बट सब कुछ बेकार हो जाता है। एंड फाइनली एक वार में वो खुद ही अपने बेटे को मार देता है और ये घोषित कर देता है कि वार में जो है वो शहीद हो गया। एंड देयर आफ्टर ज्यू ऑफ माल्टा जो है बैराबास की स्टोरी है, जो कि एक ज्यू है, ठीक, बहुत ही वेल्दी है, और खास बात इसकी ये है कि बहुत ही माइजर है, धन के पीछे पागल है, ठीक, और क्रिश्चियंस से बहुत ज्यादा हेट करता है, ठीक है। और फाइनली जो है इसकी एक ट्रेजिक डेथ होती है। ये अपनी बेटी को भी मार देता है जहर दे करके, और बहुत सारी नन हैं उन सबको जहर दे देता है, ठीक। तो ये जीव ऑफ माल्टा की कहानी है। एंड देयर आफ्टर डॉक्टर फास्टस, डॉक्टर फास्टस एक स्कॉलर की कहानी है। डॉक्टर फास्टस जो है एक स्कॉलर है जिसने इतना पढ़ा है, इतना पढ़ा है कि ही हैज लेफ्ट नो बुक, एंड देयर आफ्टर ही मूव्स टू ब्लैक मैजिक। और यहीं से स्टोरी जो है बिगिन होती है, जब वो ब्लैक मैजिक की तरफ मूव करता है। क्योंकि ब्लैक मैजिक जो है क्रिश्चियनिटी में प्रोहिबिटेड है, तो यहाँ पर गुड एंजल्स आते हैं, बैड एंजल्स आते हैं। गुड एंजल्स उसको रोकता है, बैड एंजल्स उसको एनकरेज करते हैं। मेफिस्टोफेलिस आता है, जो है एक बॉन्ड साइन होता है, ठीक है। हाँ, बॉन्ड साइन जहां होता है वहां पर ब्लड जो है क्लॉट करके कुछ वर्ड्स लिख देता है, तो वो याद रखिएगा, वो वर्ड था होमोफ्यूज। होमोफ्यूज का मीनिंग भी पूछता है और उसका मतलब होता है फ्ली अवे। होमोफ्यूज, फ्ली अवे, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। अंत में डॉक्टर फास्टस जो है एक ट्रेजिक डेथ होती है, उसकी ट्रेजिक एंड हो जाता है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर बीच में भी चीजें और सारी आती हैं। वो मेफिस्टोफिलस से डिमांड करता है कि हेलेन को देखना चाहता है, तो हेलेन उसको दिखाई जाती है, ठीक है। तो ये सारी घटनाएं बीच में होती है। तो डॉक्टर फास्टस की समरी आपको करनी है, बाकी नोट से आप डिटेल में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर के विषय में हम लोग 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। देखिए, एक पहला जो तरीका है पोएट है, ठीक है। एज पोएट मतलब इसको जब हम लोग देखेंगे तो एज पोएट में 3 तरीके से वर्क। पहला जो है सॉनेट्स, जिनकी संख्या है 154, पब्लिश हुआ 1609 में, प्लस लॉन्ग पोएम्स, प्लस सॉन्ग्स इन हिज प्लेज, ठीक है, प्लेज में जो सॉन्ग्स हैं। एंड देयर आफ्टर प्ले राइट, ठीक है। प्ले राइट की बात जब करते हैं तो 37 प्लेज आते हैं, ठीक है। तो 37 प्लेज को हम लोग अलग से सेपरेटली इसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं, ठीक है। 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में कौन है? HOKM, ठीक ना, मीन्स की हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, एंड मैकबेथ, ठीक है। हैमलेट जो है प्रिंस ऑफ हैमलेट की कहानी है, उसके ट्रेजिक एंड की कहानी है, ठीक है। यहाँ पर हैमलेट का जो फादर है किंग हैमलेट, उसका मर्डर
उसका ही चाचा यानी कि उसके फादर का छोटा भाई क्लॉडियस कर देता है, ठीक है, बाई पॉइजनिंग हर ईयर्स, ठीक, और उसके कानों में जहर डाल करके उसका मर्डर कर देता है। एंड क्लॉडियस एंड हैमलेट्स मदर गर्ट्रूड आर इन relationship, they are in affair, and after the death of King Hamlet, Gertrude and Claudius got married and Claudius became king. Thereafter जो उसमें इवेंट्स होते हैं कई सारे, मर्डर्स होते हैं, उसमें जो है एक प्ले विद इन प्ले है, उसको याद रखिएगा, जिसको माउस ट्रैप कहा जाता है। उस माउस ट्रैप प्ले का जो टाइटल है वो है मर्डर ऑफ गोंजाइको, ठीक है। एंड एंड में सारे के सारे मारे जाते हैं, ठीक है। और बीच में एक लव प्लॉट भी है जो कि पोलोनियस की बेटी है, पोलोनियस की बेटी जिसका नाम है ओफिलिया, ठीक है। ओफिलिया एंड हैमलेट आर इन लव, ठीक, और ओफिलिया सुसाइड कर लेती है, और उसके जो डेथ के बाद उसकी ग्रेव खोदने का समय है, वहां पर ग्रेव डिगर सीन आता है, ठीक है। ग्रेव डिगर सीन में चीजें इम्पॉर्टेंट है, वहाँ के जो डायलॉग्स है वो इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पर पोलोनियस के बेटे लियाटिस और हैमलेट के बीच में संवाद होता है, ठीक। एंड प्ले एक ट्रेजेडी के साथ एंड होता है, सारे मारे जाते हैं। ओथेलो में, ओथेलो जो है एक मूरिश कैरेक्टर है, ठीक है, वेनिस की आर्मी का जनरल है, और एक बेहद खूबसूरत सेनेटर की बेटी है जिसका नाम है डेस्टिमोना, ठीक। बोथ आर इन लव, और ओथेलो मैरिज करता है, बट जो वहां पर विलन है इयागो, उसकी कॉन्स्पिरेसी की वजह से ओथेलो ही डेस्टिमोना को मार देता है, किल कर देता है। इनकी कहानी है, ठीक है। किंग लियर, किंग लियर की कहानी है। किंग लियर इज किंग ऑफ इंग्लैंड, ठीक, जो कि अपनी तीन बेटियों के बीच में प्रॉपर्टी को डिवाइड करता है। सबसे छोटी बेटी जो है, जो सबसे सही है, सबसे अच्छी है, उसको कुछ नहीं देता, बाकी दोनों बेटियों में प्रॉपर्टी को डिवाइड कर देता है। एंड वो लास्ट में ट्रेजिक एंड होता है उसका। मैकबेथ जो है वो जनरल ऑफ आर्मी है, किसकी, किंग डंकन की, ठीक। स्कॉटलैंड का किंग है डंकन, उसकी आर्मी का जनरल है, और भतीजा है मैकबेथ। उसके जो राजा बनने का एम्बिशन है, और उस एम्बिशन की ये ट्रेजेडी है। लास्ट में ये बीच में किंग को मार करके खुद राजा बनता है, और एंड में खुद भी मारा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके साथ साथ कॉमेडीज में टेम्पेस्ट, ठीक ना, टेम्पेस्ट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ठीक, एज यू लाइक इट, ठीक है। तो ये जो है मेजर प्लेज हैं, और इनके विषय हम लोग आगे डिस्कस करेंगे सेपरेटली, ठीक है। अभी हिस्ट्री पे चल रहे हैं तो हिस्ट्री पर चर्चा हम लोग करते चलते हैं। अब यहाँ पर एलिजाबेथन में हम लोगों ने बहुत सारे राइटर्स को छोड़ दिया है, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। अब आपने पढ़ा कि 1603 में कौन मरा, क्वीन एलिजाबेथ, और यहाँ पर कौन बनता है किंग, जेम्स वन ऑफ, जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। ये राजा बनता है, कब तक रहता है, 1625 तक रहता है, और इस एज को क्या कहते हैं, जैकोबियन एज। और इस जैकोबियन एज में भी विलियम शेक्सपियर ने काफी कुछ लिखा है, और यहाँ का जो सबसे इंपॉर्टेंट राइटर है वो बेन जॉनसन को माना जाता है, बेन जॉनसन, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है वो माना जाता है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स,
ठीक है। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में क्या है, देयर आर 4 ह्यूमर्स, ठीक है। उन्हीं 4 ह्यूमर्स के डिसबैलेंस की वजह से कॉमेडी किस तरह से क्रिएट होती है, वो चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है इसमें कि बेन जॉनसन मेजर प्लेराइट है, एंड बेन जॉनसन के बाद कौन है यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, जिसको डेवलप किसने किया, डेवलप किया बेन जॉनसन ने, ठीक है। देखिए बेन जॉनसन के प्लेस की अगर लिस्ट की बात करें हम लोग, अच्छा आगे बेन जॉनसन होगा, हाँ चलिए। बेन जॉनसन के वर्क्स की बात अगर हम लोग करें यहाँ पर, तो कुछ एक वर्क्स जो हैं आपको लिखने चाहिए, ठीक है। जैसे आप एक लिखिएगा, ठीक है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन ठीक है, एंड दूसरा जो है एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ठीक है। एंड तीसरा जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो लिखिएगा, वोल्पोन, बाकी बहुत सारे मैंने छोड़ दिए हैं, ठीक है। वोल्पोन जो है कहानी है एक बहुत ही ट्रिकी पर्सन की, जो कि बहुत माइजर है, बहुत ही लालची है, ग्रीडी पर्सन है। अच्छा इसका एक सबटाइटल है जिसको कहते हैं स्लाई फॉक्स, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है कनिंगनेस की स्टोरी है, ठीक। यहाँ पर वोल्पोन जो है एक इटालियन पर्सन है जो कि बहुत ही माइजर और लालची ग्रीडी है, जो कि अपने एक नौकर के साथ मिल करके, मॉस्का के साथ मिल करके जो है खूब सारा प्लॉट करता है धन कमाने के चक्कर में, लेकिन जो है फाइनली उसकी ट्रेजिक एंड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि जानवरों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो चीजें आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा जो वोल्पोन है, वोल्पोन किसको रिप्रेजेंट करता है, फॉक्स को, ठीक है। उसका जो सर्वेंट है मॉस्का, मॉस्का रिप्रेजेंट करता है फ्लाई को, ठीक। एक है वॉल्टेयर, ये जो है रिप्रेजेंट करता है वल्चर को, ठीक है। और एक है कार्विनियो, कार्विनो, ये रिप्रेजेंट करता है क्रो को। तीसरा जो है कॉर्बेसियो, कॉर्बेसियो रिप्रेजेंट करता है रेवन को, ठीक है। और एक और जो है वो पैरेट को है, वो आपके काम का नहीं, पैरेट को रिप्रेजेंट करता है, इतने को याद रखिएगा सिंपली। दूसरी चीज ये याद रखिएगा कि कौन कौन से एनिमल इसमें अपीयर होते हैं, जो है फॉक्स, फ्लाई, वल्चर, क्रो, रेवन एंड पैरेट। पैरेट यहाँ पर नहीं लिखा है, पैरेट भी याद रखिएगा कि कौन कौन से, फॉक्स, फ्लाई, वल्चर, क्रो, रेवन, पैरेट, ठीक है। ये इतने एनिमल्स जो है रिप्रेजेंटेशन में अपीयर होते हैं। और जो है आपको याद रखना है इनका वर्क, अल्केमिस्ट, ठीक ना। अल्केमिस्ट जो है अल्केमी की स्टोरी है, ठीक। 1609 का पब्लिकेशन है इसका, परफॉर्मेंस है इसकी, ठीक। इसमें जो करेक्टर हैं, कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं, जैसे मिस्टर लविट हैं, ठीक। ये स्टोरी की बिगनिंग और एंड में आते हैं, ठीक है। और यही जो है ओनर है, और यही अपना घर छोड़ करके चले जाते हैं,
ठीक है, किस रीजन से, ये रीजन पूछा जाता है, ड्यू टू प्लेग। ठीक है, प्लेग की महामारी की वजह से ये अपना घर छोड़ करके चले जाते हैं। किसके चार्ज में छोड़ करके जाते हैं, उसका नाम भी जो है आपको याद रखना है, जर्मी। ठीक है, सर्वेंट है इनका जर्मी, यही बटलर है। ठीक है, और यही किसके साथ मिलकर के, दो लोगों के पास अपने आप को डिस्गाइज करता है। कैसे? डिस्गाइज एज कैप्टन फेस। कैप्टन फेस, कैप्टन फेस के रूप में खुद को डिस्गाइज करता है। और किसके साथ मिलता है? दो लोगों के पास, एक है सटिल, दूसरी लेडी है डालकामन। ठीक है, इनके साथ मिलकर के लोगों को बेवकूफ बनाता है, बाद में लव इट आ जाता है तो इनकी पोल खुल जाती है। ये एक सिंपल सी स्टोरी है लोगों को बेवकूफ बनाने वाली। ठीक है, नेक्स्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वर्क है, जिसको कहते हैं एपिसीन, इन्हीं का वर्क है। ठीक है, एपिसीन, एपिसीन है। ठीक, ये भी सेम ईयर का पब्लिकेशन है, इसी को कहते हैं द साइलेंट वेमेन, साइलेंट। ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पर जो प्रोटेगनिस्ट है उसको जो है आवाज से बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, और आवाज की वजह से वो जो है मैरिज करना चाहता है, तो किससे करता है? वो एक साइलेंट लेडी से, जो गूंगी है, बोल नहीं सकती है, लेकिन एक्चुअली में ये जो था एक ट्रिक थी उसके साथ। वो एक लड़का था डिस्गाइज में, जो कि शादी के बाद उसको बहुत परेशान करके उसकी प्रॉपर्टी ये लोग हड़प लेते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीजें थी। बहुत सारे जो अनइम्पॉर्टेंट प्लेस हैं उसको हमने छोड़ दिया है, इतना आपको याद रखना है। देयर आफ्टर इसके अलावा बहुत सारे जो प्ले राइट्स हैं उन्हें भी हमने छोड़ दिया है। सिंपली नेक्स्ट एज पर आते हैं, जो उसके बाद डेथ 1625 में जेम्स वन डाइड। ठीक है, जेम्स वन डाइड। ठीक है, कब? 1625 में। और कौन बनता है किंग? चार्ल्स फर्स्ट केम टू थ्रोन। ठीक ना, और यही चार्ल्स को कैरोल कहा जाता है, इन्हीं के नाम पर इस एज को कैरोलाइन एज कहा जाता है। यहाँ की स्टोरी याद रखिएगा कि इनके टाइम में बहुत सारे प्यूरिटन्स आ जाते हैं, कहाँ पर? पार्लियामेंट में। और वो क्या करते हैं, 1642 क्या करते हैं? क्लोज द थिएटर। अच्छा हाँ, जॉन वेबस्टर को मैंने छोड़ दिया, सही बात कह रहे हो। चलो जॉन वेबस्टर भी यही हम आपको सिंपली बता देते हैं। जॉन वेबस्टर में चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, जॉन वेबस्टर, जॉन वेबस्टर का दो प्ले है, जिसमें से आपको पहला याद रखना है द वाइट डेविल, वाइट। ठीक, वाइट डेविल में सबसे इंपॉर्टेंट है विक्टोरिया करम्बोना का कैरेक्टर, और दूसरा जो है द डचेस ऑफ माल्फी, द डचेस ऑफ माल्फी। ठीक है, डचेस ऑफ माल्फी में बोसोला का कैरेक्टर। ठीक है, डचेस के दो भाई थे, फर्डिनेंड एंड फर्डिनेंड एंड कार्डिनल, फर्डिनेंड एंड कार्डिनल। ठीक, एक उसी में है जूलिया, जिसको बाइबल पर जहर लगा करके मार दिया जाता है। ठीक है, और एंटोनियो। ठीक है, एंटोनियो जो है सीक्रेट लवर ऑफ डचेस, और सीक्रेटली मैरिज करते हैं, और इनके बच्चे भी पैदा होते हैं। लास्ट में केवल एंटोनियो और डचेस का एक बेटा बचता है, बाकी सारे के सारे मारे जाते हैं। ये एक रिवेंज ट्रेजेडी का एग्जाम्पल है। ठीक,
चलिए बाकी वापस हमसे लोग फिर से वापस लौटते हैं, ठीक है। 1642 में क्लोज कर देते हैं थिएटर को, और यहीं पर क्या स्टार्ट होता है, सिविल वार। सिविल वार कब तक चलता है, चलता है 1649, ठीक है, 1649 तक चलता है। क्यों? 1649 में चार्ल्स वन was beheaded, ठीक है, चार्ल्स वन को मार देते हैं। और दूसरा काम क्या होता है, चार्ल्स सेकंड फ्लीज टू फ्रांस, ठीक। यहाँ पर जो है ये मोनार्की खत्म होती है। यहीं पर आप एक चीज और लिखते हैं, एंड ऑफ मोनार्की, ठीक है। मोनार्की जो है एंड हो जाती है, क्या बिगिन होता है, स्टार्ट्स द रूल ऑफ कॉमनवेल्थ, ठीक है। अब इसको कई सारे नाम से जानते हैं। अच्छा, यहाँ पर सिविल वार अलग से लिखा हुआ है, टाइम 1642-49, ठीक है। इसकी कहानी हमने आपको बताई सिविल वार की, कैसे कैसे होती है, ठीक है। सिविल वार में मारे जाते हैं, और कौन क्या शुरू होता है, कॉमनवेल्थ या प्रोटेक्टोरेट, ठीक है। इसी पूरे को क्या कहा जाता है, इंटररेग्नम, ठीक है। इंटररेग्नम को हम लोग कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है 1649 टू 1651, ये 3 साल का पीरियड है, इसको कहते हैं प्रोटेक्टरेट, ठीक है। प्रोटेक्टरेट यानी कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट बनने तक जिसका शासन रहा, किसका शासन रहा, ठीक है, लॉर्ड प्रोटेक्टर, लॉर्ड प्रोटेक्टर ओलिवर क्रॉमवेल, ठीक है। ओलिवर क्रॉमवेल का यहाँ पर शासन रहता है। देयर आफ्टर 1651 में गवर्नमेंट बनती है, कब तक चलती है, 16 जो है 1648, सॉरी 49 तक होता, सॉरी, चलिए 48 ही लिखिए, 1648, ठीक है। यहाँ पर जो है इसमें क्या होता है, अच्छा इसको लिख लीजिए, ये जो है कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट है, कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट, ठीक। 1648 में क्या होता है, 14 सितंबर को ओलिवर मर जाता है, ओलिवर डाइड, ठीक। कौन इसको फॉलो करता है, इसका बेटा, हिज सन वाज नो गुड रूलर, ठीक है। इसका बेटा जो है एक अच्छा शासक नहीं होता। दूसरी चीज, जो ब्रिटेन की जनता है, इंग्लैंड की जनता है, वो प्यूरिटेनिज्म से और इस कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट से ऊब चुकी होती है, और वो क्या करते हैं, किंग को वापस से बुलाते हैं। एंड यहीं पर तो क्या होता है, वापस से किंग आता है, और 1660 में 1660, ठीक है, चार्ल्स सेकंड, चार्ल्स सेकंड केम बैक, ठीक है, वापस आता है। इसी को कहते हैं रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, ठीक। और इस पीरियड में लिटरेचर बहुत ज़्यादा नहीं है, जो है वो प्योरिटन लिटरेचर है। जैसे उसमें सबसे बड़ा नाम आता है जॉन मिल्टन का, दूसरा नाम आता है जॉन बनियन का, ठीक है।
तो यहीं पर दूसरे प्रकार के पोएट्स आते हैं जिनको कहा जाता है कैविलियर पोएट्स। कैविलियर पोएट्स का मतलब है सोल्जर प्लस पोएट। ठीक है, ये एक डेरोगेटरी रिमार्क है। ठीक है ना, ये एक डेरोगेटरी रिमार्क यानी बेइज्जती वाला रिमार्क है। मेजर मेजर जो कैविलियर पोएट्स हैं वो कौन है? अच्छा, दूसरी चीज एक बात लिखिएगा, सपोर्टर ऑफ किंग चार्ल्स वन। ठीक है, चार्ल्स वन के सपोर्टर थे यानी मोनार्की के सपोर्टर थे। ठीक है, मेन मेन जो राइटर्स हैं वो है रॉबर्ट हेरिक, रॉबर्ट लवलेस, थॉमस कैर्यू, सर जॉन सटिन। ठीक है, ये मेजर मेजर कैविलियर पोएट्स हैं। ठीक है, दूसरा एक जो ग्रुप आता है उसको कहते हैं मेटाफिजिकल पोएट्स। ठीक है, मेटाफिजिकल मींस जो फिजिकल से बियॉन्ड लिखते हैं। ठीक है, इनका जो ये टर्म है ये भी क्या है? एक डेरोगेटरी टर्म है। ठीक, फर्स्ट यूज्ड बाय विलियम ड्रमंड, ठीक ना, विलियम MOND, विलियम ड्रमंड ने यूज क्या किया था? मेटाफिजिक। ठीक, मेटाफिजिक वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा, मेटाफिजिक विलियम ड्रमंड ने यूज किया था। देयर आफ्टर जॉन ड्राइडन, जॉन ड्राइडन यूज करते हैं मेटाफिजिक्स। किसके लिए? फॉर जॉन डन। जॉन डन के लिए वर्ड यूज करते हैं मेटाफिजिक्स। लाइन लिखते हैं, ही अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? और जॉन ड्राइडन के इस मेटाफिजिक्स को कॉपी करता है कौन? डॉक्टर जॉनसन। ठीक ना, डॉक्टर जॉनसन कॉपी करते हैं कहाँ? इन लाइव्स ऑफ काउले। ठीक ना, काउले। ठीक, लाइव्स ऑफ काउले में ये यूज करते हैं कौन सा टर्म? मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल पोएट ये टर्म यूज करते हैं। क्लियर, बात समझ में आई? ये तो हुआ मेटाफिजिकल टर्म की कहानी। अब इनमें मेजर मेजर जो राइटर्स हैं उनको देखिए। अब्राहम काउले हैं, जॉन डन है, जॉन डन के कुछ पोएम्स इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, जॉन क्लीवलैंड है, कोलिन ब्राउन है। ठीक है, अच्छा, कोलिन ब्राउन ने बाद में सजेस्ट किया था कुछ और राइटर्स को, जिनमें उन्होंने कोलिन ब्राउन को सजेस्ट किया क्या? जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉन, एंड्रू मार्वेल। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिचर्ड प्रेसा। ठीक, एज सेंट्रल फिगर। ठीक, तो जो पहले सजेस्टेड है वो चार हैं। ठीक, बाद में कोलन ब्यूरो ने जो है और कुछ नाम सजेस्ट किए थे। तो ये जो है आपके मेटाफिजिकल पोएट्स हैं। ठीक है, जॉन डन की कुछ पोएम्स हैं जैसे गुड मॉरो, सोनेट 17 अपनी वाइफ को डेडिकेट किया है। ठीक है, होली सोनेट्स का पार्ट है। ठीक, डेथ नॉट बी प्राउड, सन राइजिंग। ठीक
ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, इनकी पोएम्स की लाइन वगैरह आपको करनी है। ठीक है, एंड्रयू मार्वेल जो है सबसे इंपॉर्टेंट पोएट है, इससे क्वेश्चन खूब बनते हैं, और इनकी एक पोएम टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस। ठीक, यहाँ पर रिवर के नाम आते हैं, रिवर्स, गैंगेज एंड हम्बर। ठीक है, और क्या आता है, टाइम्स विंगड चैरियट, टाइम्स विंगड चैरियट। ठीक, और इसी तरह से कई सारे अच्छी अच्छी लाइंस हैं, इसलिए ये पोएम, पूरी पोएम का टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, टेक्स्ट यानी कि लाइंस यहाँ पर खूब पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं, अब्राहम काउले। अब्राहम काउले का पहला इंपॉर्टेंस ये है कि इन द लाइव्स ऑफ काउले, ठीक है, इसी में ये टर्म वाज क्वाइन, टर्म वाज क्वाइंट। कौन बचा भाई, क्या है, माई वेजिटेबल लव, हाँ माई वेजिटेबल लव भी वहां आता है। ठीक है, बहुत अच्छा, पूरी पोएम आपको वहां रटनी है वो पोएम। ठीक है, टर्म यहीं पर क्वाइन किया गया था। दूसरी चीज इन्होंने कंपेयर किया है, ही कंपेयर्ड लवर्स हार्ट टू अ ग्रेनेड। ठीक है, हैंड ग्रेनेड जो बम होता है उससे जो है इन्होंने लवर्स हार्ट को कंपेयर किया है। ठीक है, अब यहां से बिगिन होता है रेस्टोरेशन एरा, 1660, रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, और यही आप कह लो रेस्टोरेशन एज या पीरियड। ठीक, कब से कब तक, 1660 टू 1700। ठीक है, और इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में।